हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% प्रश्न छपेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो 2025 बोर्ड परीक्षा में 100% आने ही आने हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये पूरा पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 825 JA कोड का मॉडल पेपर है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर नोट के अंतर्गत लिखा हुआ है 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा। किस लिए? यानी 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। पहला है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है यहाँ पर इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर देना है। मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नमूना आप देख सकते हैं OMR उत्तर पत्रक का। यहाँ पर आप जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का आंसर गोला काला करके देना है। और यहाँ पर जो आपने गोला काला किया है, मान लीजिए पहले प्रश्न में ए वाला ऑप्शन भरा है आपने, तो यहाँ पर ए लिखना होगा। और क्रमशः इसी तरह से आप प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के ऑप्शन लिखेंगे। मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं OMR सीट भरने का तरीका, आप वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर मौजूद है पहले से ही। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला है निर्देश। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटना है, ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर पहला प्रश्न है। अब पहले प्रश्न का ऑप्शन सही है बी वाला। आपने जल्दबाजी में डी वाला गोला काला कर दिया है। तो अब आप सोच रहे हैं इसको मैं काट दूं या इरेजर या इसमें व्हाइटनर लगा दूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि स्पष्ट मना किया गया है यूपी बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड बा जो आएगा 50 अंकों का होगा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे, तथा मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा के सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक साथ ही करना है। प्रारंभ करना है आपको प्रथम प्रश्न से और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उसके पीछे आप समय नष्ट नहीं करेंगे। दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। जो मानचित्र मिलेगा आपको उसे आप उत्तर पुस्तिका में बांध दीजिएगा। बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों को रटने की। इन प्रश्नों को आप रट लीजिएगा। निर्देश है यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, या जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर राइट आंसर बी वाला ऑप्शन होगा। ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है, या जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। प्रश्न अगला है, आप लोग 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो इन सभी प्रश्नों को रट लेना। 100% 2025 बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न आने वाले हैं।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति मेरे प्यारे बच्चों 1789 ईस्वी में हुई थी। एक प्रश्न और आप तैयार कर लेना, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। फ्रांस की क्रांति सन 1789 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी जी। प्रश्न अगला है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो सन 1929 ईस्वी में। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर होगा सन 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो गुलामगिरी पुस्तक किसकी थी? ज्योतिबा फूले जी की। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? निम्नीकरण का अर्थ होता है भूमि का ह्रास होना, यानी भूमि का उपजाऊपन नष्ट होना, या भूमि को एक तरह से कह सकते हैं क्षतिग्रस्त हो जाना। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का या भूमि का विनाश होने का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा, अत्यधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर करा देना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान दें। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैव संसाधन क्या होते हैं? जो जीवित अवस्था में होते हैं, जिनकी वृद्धि होती है और जो विकास करते हैं। जिनकी वृद्धि होती है, जिनका विकास होता है, जो जीवित अवस्था में होते हैं, वह सभी जैव संसाधन कहलाते हैं। और जो निर्जीव अवस्था में होते हैं वह क्या कहलाते हैं? अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, जीवित अवस्था में कौन होता है? मत्स्य उद्योग। मत्स्य उद्योग का अर्थ होता है मछली पालन। मछली क्या होती है? जीवित अवस्था में होती है। जब इनका पालन करते हैं लोग तो बच्चे जो है तालाब में डालते हैं और धीरे धीरे इनकी वृद्धि विकास होता है और ये जो है जीवित अवस्था में होती हैं। तो यहाँ पर लोहा अजैव संसाधन है, तांबा भी अजैव यानी क्या है? निर्जीव है, और चट्टाने भी अजैव संसाधन है। लेकिन जैव संसाधन क्या है? मत्स्य उद्योग। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। हौज खास जलीय निकाय स्थित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों डी वाला ऑप्शन। प्रश्न अगला है, निम्न में फलीदार फसल कौन सी है? तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। दालें जो हैं ये कैसी फसलें हैं? फलीदार फसलें हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वह स्रोत होते हैं जो कि एक बार में हम उनका प्रयोग करते हैं और उनका पुनः प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है दिए गए विकल्पों में से सौर ऊर्जा का एक बार प्रयोग करने के बाद अगले दिन हमें फिर सूर्य के द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर ये हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत स्रोत वह होते हैं ऊर्जा के जो एक बार प्रयोग करने के बाद उनका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, उनका नवीकरण नहीं कर सकते, वह होते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। जैसे कि यहाँ पर है प्राकृतिक गैस, कोयला और पेट्रोलियम, ये हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं यहाँ पर सौर ऊर्जा, जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है हल्दिया से इलाहाबाद। यहाँ पर ये वाला ही ऑप्शन सही होगा, हल्दिया से इलाहाबाद, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लिखित संविधान, भारत का लिखित संविधान कब लागू हुआ? तो सन 1950 ईस्वी में, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में भारत का लिखित संविधान लागू हुआ। तब से लेकर आज तक हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन यानी 26 जनवरी के दिन ही हमारे भारत का लिखित संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तब से लेकर आज तक हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। दोनों जानकारी आप लोग एकत्रित रखिएगा, किसी भी तरह का प्रश्न आता है तो आपसे गलत ना हो। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। तो लोकसभा में भी है, राज्यसभा में भी है, स्थानीय निकायों में भी है। यहाँ पर राइट आंसर होगा उक्त सभी में, क्योंकि संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सभी जगह सुनिश्चित किया गया है, जो दिए गए विकल्प हैं इनमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन, इनमें से सभी। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी लोकतंत्र से संबंधित हैं। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक HDI के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से कि निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक HDI के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों श्रीलंका। डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? यानी यहाँ पर क्षेत्रक होगा, आप लोग ध्यान दें, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। ए वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है, भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में मेरे प्यारे बच्चों उदारीकरण की शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में। यहाँ पर ए वाला ही ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है? तो जब दो देशों के बीच, मेरे प्यारे बच्चों, जब मान लीजिए भारत देश है और अमेरिका देश है, भारत और अमेरिका के बीच जब क्या होता है, किसी वस्तु का आदान प्रदान होता है, यानी आयात निर्यात होता है, बेची या खरीदी जाती हैं, तो इस तरह के व्यापार को क्या कहा जाता है? विदेशी व्यापार कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहा जाता है। चाहे विकल्प में विदेशी व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, एक ही विकल्प होगा, ये नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी लिखा हो और विदेशी व्यापार भी लिखा हो, ऐसा नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है खंडवा के सभी प्रश्नों का उत्तर जानने की। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग रट लेना, 2025 में 100% ये प्रश्न आएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर वर्णनात्मक जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर आएगा 4 नंबर का, जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, उसका मुख्य कारण क्या था। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था। खंड बा प्रश्नोत्तर संख्या 1, यहाँ पर उत्तर क्या होगा। फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को प्रारंभ हुई। फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। फ्रांस की क्रांति का मूल कारण क्या था, फ्रांस की आर्थिक स्थिति थी। लुई 16वें की फिजूल खर्ची से राजकोष खाली हो गया था तथा देश आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर था। ऐसी हालत में शासक ने जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए नए कर लगाने का प्रस्ताव किया, जिसका जनता ने विरोध किया। स्टेट जर्नल का अधिवेशन बुलाने के साथ ही क्रांति का विस्फोट हो गया। इस दृष्टि से फ्रांस की तत्कालीन का आर्थिक स्थिति क्रांति का एक प्रमुख कारण बन गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी 2 शर्तें लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न भी है, आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर करना है, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैं आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बताऊंगा समझाते हुए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 अथवा का उत्तर क्या होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 1 अथवा। पूना पैक्ट पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हस्ताक्षर हुए। सितंबर 1932 में हुए पूना पैक्ट की 2 शर्तें निम्नलिखित हैं। पहली शर्त है, अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना। दूसरी शर्त है, दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सत्ता के क्षैतिज वितरण। आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, लगातार बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। सत्ता के क्षैतिज वितरण से आप लोग ध्यान दें, यानी सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारत के संदर्भ में उसका उदाहरण भी प्रस्तुत कीजिए। पहली शर्त क्या है, अंबेडकर द्वारा दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को वापस लेना। और दूसरी शर्त है, दलित वर्गों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षण दिया जाना। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब यहाँ पर प्रश्न मैंने अभी आपको बताया था कि इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है, सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए, साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का उत्तर होगा यहाँ पर, जब शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था हो, तब इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति और मंत्री परिषद कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं, वैसे ही संसद, विधायिका तथा सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका के भाग होते हैं। इनके बीच शक्तियों का विभाजन होता है ताकि कोई भी सत्ता का असीमित उपयोग ना कर सके। तीसरा है यहाँ पर, हर अंग एक दूसरे पर अंकुश रखता है, जैसे भारतीय न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों पर अंकुश रखती है और विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों पर अंकुश रखती है। इस प्रकार वह शक्ति को संतुलित रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों,
भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। भूक्षरण को मृदा अपरदन भी कहा जाता है। यदि प्रश्न आ जाता है मृदा अपरदन क्या है, तो भी आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, मृदा अपरदन अथवा भूक्षरण को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला उपाय है वन लगाना। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को आपस में जकड़े रहती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। पहला उपाय है मृदा अपरदन को रोकने का। दूसरा उपाय है मेरे प्यारे बच्चों घास लगाना। घास की जड़ें भी मिट्टी के कणों को आपस में बांधे रहती हैं तथा मिट्टी को बहने से रोकती हैं। तीसरा उपाय है सीढ़ी नुमा खेत बनाना। पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर भूमि के कटाव को रोका जा सकता है। ऐसे खेतों के चारों ओर मेड़बंदी यानी मेड़बंदी की जाती है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों 3 उपाय हैं जिनको यदि किया जाए तो मृदा अपरदन की गति को रोका जा सकता है, यानी भूक्षरण को रोका जा सकता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। मैं आप सभी के लिए इसी तरह के मॉडल पेपर प्रोवाइड कराता रहूँगा विद सॉल्यूशन के साथ, यानी पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। एक एक प्रश्न का उत्तर बताऊंगा। 2025 बोर्ड परीक्षा में आपको 95% का टारगेट लेकर चलना है। चलिए अगला प्रश्न है कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो बिल्कुल आसान सा उत्तर है यहाँ पर। प्रश्नोत्तर संख्या 3 यहाँ पर इसका जो उत्तर है इस प्रकार से है। मेरे प्यारे बच्चों, कृषि की 3 समस्याएं इस प्रकार हैं। पहली समस्या है बढ़ती जनसंख्या। धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि का स्थान फलों, सब्जियों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों की कृषि लेती जा रही है। इसमें अनाजों और दालों के अंतर्गत निबल बोया गया क्षेत्र कम होता जा रहा है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है या लगता है। तीसरी समस्या यानी दूसरी समस्या है मेरे प्यारे बच्चों भूमि के आवासन की। भूमि के आवासन इत्यादि जैसे गैर कृषि भू उपयोगों और कृषि के बढ़ती भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए निबल क्षेत्रों में कमी आई है। तीसरी समस्या है रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग। प्रायः क्या होता है, रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी और कीटनाशी जिन्होंने कमी नाटकीय परिणाम प्रस्तुत किए गए थे को अब मिट्टी के निम्नीकरण का क्या अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों, ह्रास होना। ह्रास का अर्थ होता है विनाश या नष्ट होना। जब इनका उपयोग अधिक होगा खेती में, जैसे रासायनिक उर्वरकों का, पीड़कनाशी, कीटनाशी का प्रयोग अधिक होगा, तो जो उपजाऊ भूमि होगी वह धीरे धीरे बंजर हो जाएगी। तो ये भी कारण है कृषि की समस्या का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। आप लोग इसका उत्तर यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है यह अधिनियम सभी वस्तुओं तथा सेवाओं पर लागू होता है। दूसरी विशेषता है इसमें सभी क्षेत्र चाहे वह सार्वजनिक हों, निजी हो या सहकारी हो आते हैं। तीसरी विशेषता है यह उपभोक्ताओं को कई अधिकार प्रदान करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, अगली जो विशेषता है जो कि इस प्रकार से है, इससे क्या होता है, यानी इसने उपभोक्ताओं की रक्षा करने तथा उनको बढ़ने या बढ़ाने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना की है। और अगली विशेषता है इसमें राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक मशीनरी की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है।
प्रश्न है आर्थिक गतिविधि से आप क्या समझते हैं? आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। 4 नंबर का आएगा प्रत्येक प्रश्न। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? वह सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को धन प्राप्त होता है। कैसे आपको लिखना है? प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल दीजिएगा। वह सभी क्रियाएं जिनसे मनुष्य को धन प्राप्त होता है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे खेती करना, नौकरी करना आदि। ये कैसी क्रियाएं हैं? आर्थिक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनसे हमें धन की प्राप्ति होती है और हमारी जीविका चलती है। आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत प्राकृतिक यानी प्रकृति के सहयोग से जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें प्राथमिक यानी प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे खनन कार्य, कृषि कार्य तथा मत्स्य पालन आदि। ये सब क्या हैं? ये प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं। द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? वह क्रियाएं जो प्राथमिक यानी प्राकृतिक उत्पादों की सहायता से विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करती हैं, उन्हें द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कपास से कपड़े बनाना। कपास कहाँ उगती है? कृषि के द्वारा। और कृषि कार्य किस तरह की क्रिया है? प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। और लकड़ी से कागज बनाना आदि। तृतीयक आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि प्राथमिक एवं द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के विकास में सहायता करती हैं, उन्हें तृतीयक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि परिवहन के साधन, बैंक तथा बीमा कंपनियां आदि। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है 4 का अथवा वाला। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार अनुकूल बनाने के लिए कोई सुझाव दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज को समझते चलिएगा। विदेशी व्यापार का अर्थ क्या है? विदेशी व्यापार वह व्यापार है जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार आर्थिक लेन देन जो 2 देशों के बीच किए जाते हैं वह क्या हैं? वे विदेशी व्यापार के अंतर्गत आते हैं। प्रायः व्यापार की जाने वाली वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुएं शामिल होती हैं। भारत के विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए प्रमुख सुझाव इस प्रकार से हैं। पहला, सर्वप्रथम भारत को अपना निर्यात बढ़ाना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को विदेशों में बेचना चाहिए और आयात पर निर्भरता कम करनी चाहिए। दूसरे देशों से माल कब खरीदना चाहिए, यानी कम खरीदना चाहिए। दूसरा, भारत को पेट्रोलियम के आयात को हतोत्साहित करना चाहिए तथा इसके स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर अपनी निर्भरता बढ़ानी चाहिए। तीसरा है, सड़क यातायात एवं रेल यातायात में पेट्रोलियम पदार्थों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रेल इंजन और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए, जो कि अब होने लगा है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक रेलगाड़ियां चलने लगी हैं, ट्रेनें चलने लगी हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यानी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर भी आज के युग में मौजूद है। इनका अधिकांश प्रयोग किया जाना चाहिए। विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों के उत्पादों का उपयोग कम करके उसके स्थान पर देश में स्थानीय स्तर पर बनी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। लोगों में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हो गया इसका उत्तर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि है यहाँ पर वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना होगा और प्रत्येक प्रश्न होगा मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का। तो चलिए प्रश्न यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। आप लोग इसका उत्तर जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? उसका मुख्य कारण क्या था?
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का उत्तर क्या होगा। 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग आगे देखेंगे, इस तरह से लिखिएगा आप लोग, इस क्रांति के कारण लुई 16वें के वंशानुगत शासन का फ्रांस से समाप्त हो गया। यानी लुई 16वां का जो वंशानुगत शासन था फ्रांस से समाप्त हो गया था। फ्रांस में लोकतंत्र यानी जनता का शासन का आरंभ हुआ। फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का विवरण इस प्रकार से है। पहला कारण था मेरे प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। फ्रांस में 1789 ईस्वी से पहले, क्योंकि फ्रांस की क्रांति कब हुई, 1789 ईस्वी में हुई, और इस क्रांति से पहले स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था। कैसा प्रतिबंध था, फ्रांस के लोगों को किसी भी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध था। फ्रांस में प्रोटेस्ट धर्म वालों पर अत्याचार किया जाता था। न्याय और स्वतंत्रता की पूरी तरह से अवहेलना हो रही थी। लेत्र द कासे यानी बिना कारण बनाए कैदी के आदेश पत्र का प्रयोग व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा था। अतः जनता के असंतोष होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है मेरे प्यारे बच्चों, मैं सही कर रहा हूँ। अतः जनता के असंतोष ने क्रांति का रूप ले लिया। फ्रांस की क्रांति का अगला कारण क्या था मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति का दूसरा कारण था मध्यम वर्ग यानी बुर्जुआ वर्ग। औद्योगिक क्रांति के बाद मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग में व्यापारी, उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, लेखक, पत्रकार, शिक्षाविद और निम्न सरकारी पदाधिकारी आदि थे। फ्रांस का मध्यम वर्ग महत्वाकांक्षी था और कुलीन वर्ग को अपना शत्रु मानता था। अतः फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण यह भी था कि वहां का मध्यम वर्ग सामाजिक एवं राजनीतिक समानता चाहता था और इसके लिए विद्रोह का सामना करने के लिए तैयार था। मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति का अगला कारण था अयोग्य शासक। क्रांति के समय फ्रांस का शासन लुई, यहाँ पर होगा लुई 16वां, आप लोग ध्यान रखिएगा, लुई 16वां था। वह एक अयोग्य, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है मेरे प्यारे बच्चों, वह एक अयोग्य शासक था क्योंकि उसने शासन में सुधार लाने का प्रयास नहीं किया। उसकी पत्नी का प्रभाव शासन पर अधिक था। लुई 16वें के राज्यारोहण के समय, यानी जब लुई 16वें को राज्य मिला था, उसका राज तिलक हुआ था, तो लोगों को बड़ी आशा थी उससे। लेकिन क्या हुआ, उसकी दूरदर्शिता और कर्तव्यहीनता के कारण जनता को विद्रोह के मार्ग पर सहारा लेना पड़ा। फ्रांस की क्रांति का अगला कारण था दार्शनिकों का प्रभाव। फ्रांस के दार्शनिकों ने प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की त्रुटियों तथा फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से लोगों को परिचित कराया। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर तथा अन्य लेखकों के विचारों ने फ्रांस के क्रांतिकारियों को प्रभावित किया। फ्रांस के लोग दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित होकर क्रांतिकारियों को भी प्रभावित किया। फ्रांस के लोग दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित होकर क्रांति के मार्ग को अपनाने को तैयार हो गए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है, आप लोग ध्यान दें, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए और भारत में इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं उनका भी उल्लेख कीजिए। तो किसी न किसी फसल से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आएगा 2025 बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा, 5 अथवा का प्रश्नोत्तर संख्या 5 अथवा उत्तर ऐसे लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसे बोते समय क्या होता है, 10 डिग्री, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लगभग 10 सेंटीग्रेड
तापमान अधिक उपयुक्त होता है। गेहूं के पकते समय 20 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूं को बोते समय शीतल आर्द्र जलवायु तथा पकते समय को उष्ण, यहाँ पर उष्ण होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एवं शुष्क जलवायु चाहिए। गेहूं की उपज के लिए 50 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। वर्षा के अभाव की पूर्ति सिंचाई के साधनों से की जा सकती है। शीतकाल में वर्षा इस फसल के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। इसकी अच्छी उपज के लिए समतल उपजाऊ विस्तृत मैदान बहुत उपयुक्त होते हैं। गेहूं की उपज के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है और यह काली मिट्टी में भी अच्छी फसल देती है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। कह रहा है संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो चलिए इसका बिल्कुल आसान सा उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 6 क्या हो जाएगा उत्तर। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच कर दिया जाता है। भारत में 2 स्तरीय संघीय व्यवस्था है, संघ सरकार और राज्य सरकारें। भारतीय संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है केंद्रीय संघवाद। भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। किसको? केंद्र को। अब आगे देखेंगे आप लोग, केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद भी कहा जाता है। अगली विशेषता है कठोर संविधान। हमारे संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया गया है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर कराया जाता है। इस प्रकार कठोर संविधान संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता है 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकारें। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। अगली विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों शक्तियों का बंटवारा। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। राज्य सूची में कम महत्व के विषय थे जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होगा। अगली विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों एकीकृत न्यायपालिका। भारत में संघात्मक शासन के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, किंतु न्यायपालिका दोनों के लिए एक ही है। ऐसा इसलिए किया गया जिससे केंद्र व राज्यों के झगड़ों का निपटारा किया जा सके। मेरे प्यारे बच्चों एक बार शेयर कर देना आप लोग, मैं आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता हूं। आप लोग 2025 बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना है। बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहूँगा और इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगली विशेषता है यहाँ पर राज्यों के अपने संविधान नहीं है। भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। भारत के राज्यों के अपने संविधान नहीं है। केवल जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है और इस राज्य में विधानसभा के अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधान
लागू नहीं किए जा सकते। अगली विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों शक्तिशाली न्यायपालिका। संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अगली विशेषता है वित्तीय स्वायत्तता। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने, राजस्व उगाहने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लेना। इसका उत्तर क्या होगा, इस तरह से लिखिएगा आप लोग, प्रश्नोत्तर संख्या 6 अथवा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उत्तरदायी और वैध शासन का गठन करती है। निम्नलिखित तत्वों से इसे समझा जा सकता है। पहला है सूचना का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। यानी जो सरकार कार्य करेगी, जो योजनाएं लाएगी, उसका सबका जो है क्या सबकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना अनिवार्य है। सभी लोगों को उसकी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। दूसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। यह चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छानुसार किसी को भी चुन सकते हैं। यह प्रतिक्रिया जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी ये प्रतिनिधि मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। जब जनता चाहेगी इनको हटा भी सकती है। अगला है यहाँ पर कानूनों पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और ज्यादा प्रभावी होंगे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो नियम और कानून को मानती है और लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है, इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति समर्थन का भाव है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसका उत्तर जरूर तैयार कर लेना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर इस तरह से लिखा जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 7 मेरे प्यारे बच्चों, मृदा अपरदन या भूक्षरण एक ही चीज है। मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है। अतः मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहला उपाय है मेखला बनाकर। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की यानी हवाओं की गति को कम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगली है यहाँ पर अगला जो है कौन सा उपाय है जिसके द्वारा हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं? अगला उपाय है मेरे प्यारे बच्चों, बांध का निर्माण करके। नदियों
का यानी नदियों का निर्माण करके, बांध का निर्माण करके नदियों पर बांध बनाए जाएं। नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तीसरा उपाय है पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर। पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर तथा कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। चौथा है उपाय वृक्षारोपण के द्वारा। वृक्षारोपण या काफी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है और इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। प्रश्न संख्या 7 का अथवा है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है आप लोगों को। प्रश्नोत्तर संख्या 7 अथवा आप लोग ध्यान दें। निम्नलिखित कारणों से असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। पहला कारण है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए नौकरी सुरक्षा नहीं होती, क्योंकि उन्हें बिना किसी कारण नौकरी से निकाला जा सकता है। दूसरा है उन्हें कम छुट्टियां दी जाती हैं तथा बीमारी आदि की छुट्टियों के लिए भुगतान भी नहीं किया जाता। यदि बीमारी आ गई और उसके लिए छुट्टी ले ली तो इसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। उन्हें अतिरिक्त समय लगाना पड़ता है, यानी समय भी ज़्यादा लेते हैं, अधिक समय तक कार्य करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान भी नहीं मिलता। सामान्यतया असंगठित क्षेत्र में लोगों को अनियमित कार्य प्राप्त होता है तथा जब कार्य अधिक नहीं होता है तो नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर श्रमिकों को नौकरी से निकाल देता है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल इसको तैयार कर लेना। प्रश्न है विकास की अवधारणा क्या है। सामान्यतया इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है। 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 8, इसका उत्तर क्या होगा, कैसे लिखना है आप लोगों को। विकास को मापने का विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड की अनेक सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड हैं जो विकास मापने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि मानव मात्र पर्याप्त आय के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों से प्राप्त करना आदर यानी प्राप्त सम्मान और बराबरी का व्यवहार पाना तथा स्वतंत्रता जैसे अन्य लक्ष्यों के बारे में भी चिंतन करता है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए। पहला, लोगों का स्वास्थ्य, यानी मानव विकास का प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य या दीर्घायु। विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। दूसरा, शैक्षिक स्तर। मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर है। किसी देश में साक्षरता की दर जितनी ज्यादा होगी वह उतना ही विकसित माना जाएगा और यह दर यदि कम होगी तो देश को अल्प विकसित कहा जाएगा। तीसरा, प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास का तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा और अच्छा जीवन स्तर विकास की पहचान है। जिन देशों में लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम होगी लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे देश को विकसित देश नहीं माना जा सकता। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 8 का अथवा उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्नोत्तर संख्या 8 अथवा का उत्तर आप लोग ध्यान दें। उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन 1986 के उपभोक्ता सुरक्षा कानून में 1900 तथा 1991 और 1993 के संशोधनों में किया गया है। उपभोक्ताओं के मुख्य अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला अधिकार क्या है, सुनवाई का अधिकार।
उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए सुनवाई का अधिकार सभी उपभोक्ताओं को दिया गया है। प्यारे बच्चों, अगला यहाँ पर है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि उसके अधिकारों के प्रति सजग रखने के लिए सरकार प्रयत्न करती रहे। उसे बाजार में मिलने वाली विभिन्न वस्तुओं के गुण दोषों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह वस्तुओं को खरीदने से पहले उस जानकारी का प्रयोग कर सके। अगला अधिकार है मेरे प्यारे बच्चों प्रस्तुतिकरण का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों के सामने अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सके तथा यह संगठन उसे उसकी समस्याओं के समाधान में मदद कर सके। अगला है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी सभी वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सकें जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती हैं। अगला अधिकार है सूचना का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह हर खरीदी जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मूल्य आदि के विषय में हर सूचना प्राप्त कर सकें ताकि वह अपने आप को शोषण से बचा सके। अगला अधिकार है चयन का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह देख परख कर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से अपनी इच्छानुसार चीज का चयन कर सकें और सही मूल्य भी चुकाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर मानचित्र से संबंधित प्रश्न आएगा कुछ इस प्रकार से। निर्देश है प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित हैं। यहाँ पर है निम्नलिखित स्थानों को भारत के 9A के अंतर्गत भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह दिया गया है, जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, नाम भी लिखना है। वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ से महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा और गुजरात का वह स्थान जहाँ किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इनका भी सॉल्यूशन आपको दूंगा, मानचित्र भी भरकर आपको बताऊंगा। अगला है 9B। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो 5 प्रश्न यहाँ पर भी होंगे इस तरह के, यहाँ पर चिन्ह दिए होंगे जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह का पेपर आएगा। पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, आप देख सकते हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बताया है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।